तो क्या होगा अगर आपको एक खतरनाक बीमारी की वजह से कई सालों तक एक मशीन में बंद करके रखा जाता है, पर फिर जब आप कई सालों बाद उस मशीन से बाहर आते हो तो देखते हो कि दुनिया में जितने भी लड़के थे अब वो सभी दुनिया से गायब हो चुके हैं। मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ यहाँ पर लड़कियां ही बची हैं और आप उन सभी लड़कियों के बीच में इस दुनिया में एक लौते लड़के हो, जिससे कि अब वहाँ पर सभी लड़कियां आपके पीछे पड़ जाती हैं कि आप उन सभी लड़कियों के साथ में वो सब कुछ करके आबादी बढ़ाओ और दुनिया को बचाओ। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर रीटो को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार यहाँ पर वो जिस लड़की को पसंद करता है उसको यहाँ पर अपने दिल की बात बता रहा होता है, और वो इसलिए क्योंकि रीटो को यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो इसका इलाज करने के लिए उसको अगले 5 सालों तक एक मशीन में सुला दिया जाएगा, जहाँ पर उसको रोज देखा जाएगा और उसकी बीमारी का इलाज किया जाएगा। पर इसको सुनने के बाद में तो वो लड़की वहाँ पर जिसका की नाम एरिसा है वो शॉक हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि आज के बाद से वो रीटो को कभी भी देख नहीं पाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब एरिसा भी वहाँ पर रीटो से कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है, और फिर रीटो भी अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुँच जाता है, जहाँ पर वो आखिरी बार अपने छोटी बहन और अपने बड़े भाई से मिलता है। पर तभी हम देखते हैं कि एरिसा भी वहाँ पर रीटो से आखिरी बार मिलने के लिए आती है, जिसको देखकर रीटो वहाँ पर अपने प्यार के निशाने के तौर पर अपना एक लॉकेट एरिसा को देता है, और फिर अपना इलाज करवाने के लिए उस मशीन में जाकर लेट जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कई सालों तक बेहोश होकर बंद रहने वाला हूँ, तो धीरे धीरे करके मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं वो सभी मुझे भूल जाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि एरिसा वहाँ पर रोते हुए रीटो से कह रही होती है कि वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी और उसका उस मशीन से निकलने का इंतजार करेगी, जिसको सुनने के बाद में तो रीटो को भी वहाँ पर खुशी मिलती है और फिर वो कई सालों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अब उसके बाद हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रीटो की आंखें खुलती है और वो उस मशीन से बाहर निकलता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने सामने मीरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को पाता है, और वो यहाँ पर कुछ नर्स के साथ में रीटो का इलाज पूरा होने के बाद में उसको यहाँ पर इस मशीन से बाहर निकाली होती है, जहाँ पर रीटो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मीरा उसको बताती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे के तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रीटो का वहाँ पर एक मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसमें कि उसको पता चलता है कि उसको जो वहाँ पर एक खतरनाक बीमारी थी वो अब ठीक हो चुकी है। अब उसके बाद मीरा वहाँ पर रीटो को अपने साथ में ले जाती है, ताकि पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो रीटो को बता सके और सब कुछ समझा सके। लेकिन मीरा को देखकर रीटो को वहाँ पर एहसास हो रहा होता है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, जहाँ पर अब मीरा भी उसको बताने लग जाती है कि जब वो इतने सालों से उस मशीन में सोकर अपनी बीमारी का इलाज करवा रहा था, तब इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैला था, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया के आधे लोग नष्ट हो गए थे, और अभी तक हम लोग उस वायरस का इलाज भी नहीं ढूंढ पाए हैं। और इसको सुनने के बाद में तो रीटो को वहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और मीरा उससे झूठ बोल रही है। तो इसीलिए अब रीटो वहाँ पर तुरंत ही उस कार से कूदकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, पर वहाँ पे वो देखता है कि सिर्फ चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, जो कि रीटो को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से घूर घूर कर देखने लग जाती हैं, क्योंकि इन सभी ने यहाँ पर कितने सालों से किसी भी लड़के को नहीं देखा था। और तभी वहाँ पे मीरा भी आती है, जो कि रीटो को बताने लग जाती है कि इस दुनिया में जो एक खतरनाक वायरस फैला था उसकी वजह से पूरी दुनिया में से लगभग सभी लड़के नष्ट हो चुके हैं, जहाँ पर अब तक सिर्फ यहाँ पे इस पूरी दुनिया में 5 ही लड़के जिंदा हैं, और वो सब भी कई सालों से उस मशीन में कैद होकर अपनी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। पर ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद में भी रीटो को वहाँ पर किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की अपने सामने एक लड़के को देखने के बाद में अपने आप से काबू खो देती है, और रीटो के साथ में वहाँ पर वो सब कुछ करने के लिए उसकी तरफ अटैक कर देती है। पर इससे पहले कि वो लड़की वहाँ पर रीटो के साथ में कुछ कर पाती, तभी वहाँ पर एक गार्ड आके उस लड़की को पकड़ते हैं और रीटो से दूर करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा वहाँ पर घुटनों पर बैठकर रीटो से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो इस दुनिया में जो भी चाहे जब भी चाहे वो सब कुछ कर सकता है, बस सिर्फ उसको यहाँ पर इन सभी की एक ही मदद करनी होगी, और वो ये है कि अब इस पूरी दुनिया में और कोई भी लड़का नहीं बचा है, इसलिए रीटो को ही यहाँ पर इन सभी लड़कियों के साथ में वो सब कुछ करके आबादी बढ़ानी है और दुनिया को बचाना है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लड़कों के खत्म हो जाने के बाद में जो भी लड़कियों का ग्रुप यहाँ पर दुनिया को संभाल रहा है, वो यहाँ पर रीटो को बुलाते हैं और उसको सारी बातें समझाने लग जाते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। इस दुनिया में जो एक खतरनाक वायरस फैला था जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसका इलाज ये सभी अभी ढूंढ रहे हैं, पर उस वायरस का असर रीटो के ऊपर नहीं हो रहा है, इसलिए वो अभी तक यहाँ पर जिंदा है, क्योंकि रीटो ने जो इतने सालों तक उस मशीन में रहकर अपनी बीमारी का इलाज करवाया
था उसकी वजह से जो खतरनाक वायरस फैला हुआ है वो रेटो के ऊपर असर नहीं कर रहा है। वरना जैसे पूरी दुनिया से वायरस की वजह से सारे लड़के नष्ट हो गए हैं, वैसे ही लड़का होने की वजह से रेटो भी यहाँ पर अब तक नष्ट हो गया होता। और उस मशीन के इलाज की वजह से उनके पास में 5 ऐसे लड़के हैं जिनके ऊपर वायरस असर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये सभी यहाँ पर उन सभी 5 लड़कों को एक एक करके मशीन से बाहर निकालने के बाद सभी लड़कियों के साथ में वो सब कुछ करके दुनिया की आबादी बढ़ाने के काम पर लगाने वाले हैं। तो इसीलिए अब रेटो को तो यहाँ पर ये सब कुछ करना ही होगा। जहाँ पर मीरा उसको ये भी बताती है कि वो ऐसे ही बाहर ज्यादा घूमने के लिए भी ना जाए, क्योंकि बाहर पता नहीं रेटो के साथ में बाकी सभी लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। पर रेटो को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसके साथ में कोई मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से घर जाने लग जाता है। लेकिन तभी मीरा वहाँ पर उसको विश्वास दिलाने के लिए रेटो की छोटी बहन को वहाँ पर बुलाती है, जिसका की नाम यहाँ पर महिरू है। और बहुत सालों से मशीन में रहने के बाद में रेटो यहाँ पर अपनी बहन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जहाँ पर महिरू रेटो को उसके बड़े भाई के पास में लेकर जाती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका बड़ा भाई भी कई सालों से उस मशीन में बेहोश होकर अपना इलाज करवा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब रेटो वहाँ पर अपनी बहन से अरीसा के बारे में पूछता है, जिस पर महिरू रेटो को दुखी होकर बताती है कि वो पिछले 3 साल से लापता है। तो मीरा वहाँ पर कहने लग जाती है कि शायद वो भी इस वायरस के असर में आकर नष्ट हो गई होगी। लेकिन रेटो तो वहाँ पर इस बात को मानने से इनकार कर देता है और फिर तुरंत ही अरीसा के नंबर पर उसको फोन लगाने लग जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मीरा को डांटा जा रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक रेटो को किसी भी लड़की के साथ में वो सब कुछ करने के लिए मना नहीं पाई होती है। तो इसीलिए मीरा को बताया जा रहा होता है कि दुनिया को बचाने के लिए उसको जल्द ही रेटो को मनाना होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा वहाँ पर रेटो को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है और ऐसी हालत में जिसको देखने के बाद में कोई भी लड़का अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाए। अब उसके बाद वो रेटो के पास में जाकर उसको एक किस भी करती है, जहाँ पर धीरे धीरे करके रेटो भी वहाँ पर वो सब कुछ करने की सोचने लग जाता है। तभी रेटो को मीरा का चेहरा देखकर अरीसा की याद आने लग जाती है, इसलिए वो तुरंत ही उसको अपने से दूर कर देता है, जिससे कि अब मीरा भी वहाँ पर अपना मूड बदल लेती है और रेटो के कमरे से बाहर चली जाती है। जहाँ पर बाहर उसको एक लड़की मिलती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि रेटो तो एक नंबर का बेवकूफ लड़का है, हमें उसके साथ में उसके हाथ पैर बांध के वो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए मीना वहाँ पर मना कर देती है। वहीं पर हम रेटो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने मशीन में जाने से पहले अपने प्यार की निशानी के तौर पर अरीसा को एक लॉकेट दिया था जिसमें कि एक ट्रैकर भी लगा हुआ था, तो उसकी वजह से वो पता लगा सकता है कि अरीसा अभी कहाँ पर है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मीरा रेटो को वो सब कुछ कराने के लिए लड़कियों से भरे कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर वो सभी लड़कियां भी रेटो के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। पर रेटो वहाँ पर ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाता है और मीरा से ये सब कुछ करने के लिए साफ मना कर देता है। तो मीरा उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर ये सब कुछ करना ही होगा क्योंकि हमारे पास में यही दुनिया को बचाने का एक आखिरी तरीका बचा है, और अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने से हमें मना करते हो तो तुम्हारे भाई का जो उस मशीन में इलाज चल रहा है उसको हम सभी करना बंद कर देंगे, जिससे कि तुम अपने भाई को हमेशा के लिए खो दोगे। जिससे कि अब रेटो वहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए मान जाता है, पर इससे पहले वो वहाँ पर मीरा से 1 महीने का समय मांगता है क्योंकि सबसे पहले रेटो वहाँ पर अरीसा को ढूंढना चाहता है, जहाँ पर इसके लिए मीरा भी वहाँ पर मान जाती है और रेटो को 1 महीने का समय दे देती है। लेकिन फिर मीरा भी वहाँ पर इसके लिए रेटो के सामने एक शर्त रखती है कि अगर उसको 1 महीने का समय चाहिए तो उसको अगले 1 महीने तक किसी एक लड़की के साथ में एक ही रूम में रहना होगा। फिर उसके बाद हम अगले सीन में एक और लड़के को देखते हैं जिसको कि दुनिया को बचाने के लिए रेटो से पहले उस मशीन से बाहर निकाला गया होता है, और वो यहाँ पे दुनिया को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है जो कि रेटो करने से मना कर रहा है। जहाँ पर वो लड़का अपने फेवरेट हीरोइन की फिल्म देख रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस लड़के से कहने लग जाती है कि आज भी उसको किसी एक लड़की को चुनकर उसके साथ में वो सब कुछ करके दुनिया को बचाने का काम करना है। तो अब वो लड़का जिसका की नाम हीनो है वो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि अब उसको अगली कौन सी लड़की को अपने साथ में वो सब कुछ करने के लिए चुनना चाहिए। तो इसीलिए वो जो वहाँ पर अपनी फेवरेट हीरोइन की फिल्म देख रहा होता है उसी को बुलाने के लिए कहता है, और क्योंकि यहाँ पर लड़कों की सारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है इसलिए उसकी फेवरेट हीरोइन को भी तुरंत ही वहाँ पर ले आया जाता है, जिसको देखकर हीनो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मुझे तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस लड़की के मैं अक्सर सपने देखा करता था आज मैं उसके साथ में वो सब कुछ करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब हीनो तुरंत ही वहाँ पर अपनी फेवरेट हीरोइन के पास जाता है और फिर बिना टाइम गवाए दुनिया को बचाने के लिए उसके साथ में वो सब कुछ करने लग जाता है। वहीं उल्टा हम रेटो को देखते हैं जो कि अपनी बहन और मीरा के साथ में खाना खा रहा होता है, जहाँ पर मीरा रेटो को बता रही होती है कि खास उसके लिए
लिए दुनिया भर में से बेहतरीन शेफ को खाना बनाने के लिए बुलाया गया है। पर रेटो और उसकी बहन वहाँ पर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मीरा वहाँ पर खुद ही अपने लिए बहुत सारा खाना मंगवा कर खाए जा रही होती है। लेकिन जब रेटो वहाँ पर मीरा की खूबसूरती की वजह से उसको देखने लग जाता है तो उसकी बहन महिरू उस पर गुस्सा हो जाती है और रेटो को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद मीरा रेटो से कहने लग जाती है कि वो उसके लिए एक बॉडीगार्ड और नर्स का इंतजाम कर रही है ताकि नर्स रेटो की सेहत का ख्याल रखे और बॉडीगार्ड उसकी रक्षा करे। और क्योंकि वो दोनों लड़की ही होंगी इसलिए तुम्हें उनके साथ में एक ही रूम में रहना होगा। तो अगर तुम चाहो तो दुनिया को बचाने के लिए उनके साथ में भी वो सब कुछ कर सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेटो वहाँ से अपने कमरे में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसको वहाँ पर हीनो मिलता है जो कि रेटो को देखकर उसके पास में जाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ यहाँ पर ये दोनों ही एक लौते लड़के हैं। जहाँ पर हीनो रेटो को बताने लग जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सच है और हम दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि हमें यहाँ पर इस तरह से सभी लड़कियों के साथ में वो सब कुछ करके दुनिया को बचाने का काम मिला है। लेकिन जब रेटो वहाँ पर कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ में ये सब कुछ करना नहीं चाहता है तो हीनो उसको बताता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है कि इतने सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने दे रहा है। जिसके बाद अब हीनो भी वहाँ से चला जाता है और फिर रेटो भी अपने कमरे में जाने के बाद नहाने लग जाता है और उस समय को याद करने लग जाता है जब उसने आखिरी बार एरिसा को देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और रेटो को एहसास होने लग जाता है कि उसने वहाँ पर कुछ अजीब चीजों को पकड़ लिया है जो कि और कुछ नहीं बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है जिसको कि मीरा ने रेटो का बॉडीगार्ड बनने के लिए भेजा होता है। अब वो लड़की जिसका कि नाम अकाने है वो वहाँ पर रेटो के साथ में वो सब कुछ करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन रेटो तो वहाँ पर अचानक से इतना सब कुछ देखकर बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब रेटो वहाँ पर होश में आता है तो अपने आप को बेड पर पाता है और उसको वहाँ पर अपने सामने वही लड़की अकाने भी दिखती है जो कि सोफे पर सो रही होती है। लेकिन तभी रेटो वहाँ पर ये देखकर शॉक होता है कि एक और लड़की उसके बगल में ही सो रही होती है जो कि रेटो को वहाँ पर अपना नाम सुई बताती है और उसको देखकर रेटो सोचने लग जाता है कि ये एक नर्स होगी जिसको कि मीरा ने ही भेजा होगा। तभी हम देखते हैं कि अकाने भी वहाँ पर जाग जाती है और रेटो के पास में जाती है, जिसको देखकर रेटो वहाँ पर घबराने लग जाती है। तो अकाने उसको बताती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में अभी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो तीनों वहाँ पर एक साथ में ही सो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से रेटो को वहाँ पर नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो किसी तरह से अपने आप पे कंट्रोल करके पूरी रात जागता रहता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रेटो सभी को एरिसा को ढूंढने के लिए उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एरिसा पहले काम किया करती थी। लेकिन वहाँ पर हम एक अनजान को देखते हैं जो कि उन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है। वहीं पर अब मीरा रेटो से कहने लग जाती है कि एरिसा कई सालों से गायब है और हम सभी को नहीं दिखी है, तो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी तक नष्ट नहीं हुई है। जिस पर रेटो उसको बताता है कि मैंने मशीन में जाने से पहले अपनी प्यार की निशानी के तौर पर एरिसा को एक लॉकेट दिया था जिसमें कि एक ट्रैकर भी लगा हुआ था और उस ट्रैकर के वजह से ही मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि एरिसा अभी भी यहाँ पर जिंदा है। पर तभी हम देखते हैं कि अकाने वहाँ पर रेटो के पास में आकर उससे चिपकने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो अकाने को अपने से दूर करता है तो वहाँ पर एक सायरन बजने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खतरनाक भालू भी आ गया होता है जिसको अचानक से वहाँ पर देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए होते हैं और तभी वो भालू भी वहाँ पर सुई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिससे कि अब रेटो वहाँ पर उस भालू के अटैक से सुई को बचाता है और वहाँ से सभी लड़कियों को जाने के लिए कहने लग जाता है। पर तभी वहाँ पे सुई खड़ी होती है और उस भालू के ऊपर अपना एक ही अटैक करके उसको वहाँ पर बेहोश कर देती है और यहाँ पर रेटो को पता चलता है कि वो जिसको नर्स समझ रहा था वो तो उसकी बॉडीगार्ड है, जो कि रोते हुए वहाँ पर रेटो से माफी मांगने लग जाती है कि उसे इतना सब होने से पहले ही उस भालू को हरा देना चाहिए था। वहीं पर हम देखते हैं कि रेटो जिसको अपना बॉडीगार्ड समझ रहा था वो एक नर्स थी, जो कि तुरंत ही रेटो के चोट पर वहाँ पर पट्टी बांधती है और मीरा वहाँ पर सोचने लग जाती है कि अचानक से यहाँ पर इतना खतरनाक भालू कैसे आ गया, लेकिन ये सब कुछ वही अनजान ने किया होता है जो कि उन सभी के ऊपर नजर रख रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब मीरा और रेटो उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर एरिसा काम करती थी। पर रेटो वहाँ पर ये देखकर शॉक होता है कि वो चारों तरफ से बिखरी हुई होती है। तो मीरा उसको बताती है कि जब से एरिसा गायब हुई है तब एक अनजान यहाँ पर आकर कुछ ढूंढने के चक्कर में सब कुछ चारों तरफ बिखरा दिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेटो को वहाँ पर एरिसा के साथ में अपने बचपन की एक फोटो दिखती है, जिसको देखकर रेटो वहाँ पर अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर मीरा उसको बता रही होती है कि वो बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है और रेटो भी वहाँ पर उसका इस काम में पूरा साथ देने के लिए कहता है, जहाँ पर बचपन
में ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो इसीलिए रेटो वहाँ पर मीरा से पूछने लग जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, तो क्या मेरा बाकी लड़कियों के साथ में वो सब कुछ करना ठीक होगा? जिस पर मीरा उससे कहने लग जाती है कि इसका मेरे पास में कोई भी जवाब नहीं है। और रेटो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं किसी भी लड़की के साथ में कुछ भी करने से दुनिया को नहीं बचा सकता हूँ। अगर हमें दुनिया को बचाना है तो कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अगले सीन में हम महिरू को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों की मदद कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर न्यूज देखती है और उसको पता चलता है कि रेटो टीवी पर आ रहा है, जहाँ पर सभी लोग तो वहाँ पे इतने सालों के बाद एक लड़के को देखकर शॉक हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अरीसा अभी भी जिंदा होती है और रेटो को न्यूज पर देख लेती है, जहाँ पर दूसरी तरफ रेटो को ढूंढते हुए अरीसा का एक टेडी बियर मिलता है। और जब रेटो वहाँ पर उसको खोलता है तो उसके अंदर से वो एक स्मार्ट रिंग पाता है, जिसमें कि अरीसा एक मैसेज छोड़ के गई होती है और बता रही होती है कि दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से दुनिया के सभी लड़के नष्ट हो गए हैं, वो एक लैब में बनाया गया है। जिसको सुनने के बाद में तो रेटो वहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेटो वहाँ पर मीरा के पास में उसके साथ में टहलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो मीरा से कहने लग जाता है कि वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अरीसा को ढूंढने का काम बंद कर रहा है, और जैसा कि मीरा ने कहा है वैसा ही रेटो करके दुनिया को बचाने का काम करने वाला है। जहाँ पर मीरा अब रेटो से वहाँ पर माफी मांगने लग जाती है कि ये सब कुछ करते हुए उस भालू के हमले की वजह से रेटो की जान वहाँ पर खतरे में आ गई थी। वहीं पर अब रेटो मीरा से पूछने लग जाता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर वो सब कुछ करने के लिए मनाने का काम दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ पर मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से तुमको भी बहुत परेशानी हुई होगी। जिस पर मीरा उसको बताती है कि मुझे तो यहाँ पर उल्टा और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम उन सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि दुनिया को संभाल रहे हैं, और जो कुछ भी रेटो ने यहाँ पर किया होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि रेटो ने तो अभी तक यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ में वो सब कुछ करके दुनिया को बचाने का काम नहीं किया है। वहीं पर अब वो सभी हीनो के बारे में बताने लग जाते हैं कि हीनो तो यहाँ पर लगातार वो सब कुछ करने में लगा हुआ है, जहाँ पर अब वो सभी वहाँ पे मीरा के ऊपर गुस्सा भी होते हैं क्योंकि वो अभी तक रेटो को कुछ भी करने के लिए मना नहीं पाई होती है। तो इसीलिए वो सभी लोग वहाँ पर तीसरे लड़के को उस मशीन से बाहर निकाल कर दुनिया को बचाने का काम करने का तय करते हैं। फिर उसके बाद हमें उसी लड़के के बारे में बताया जाता है जिसको कि ये सभी लोग मशीन से निकालने वाले हैं, जहाँ पर 5 साल पहले उस लड़के जिसका कि नाम डोई है उसको सभी लोग परेशान किया करते थे, और उसका वहाँ पर जो सबसे अच्छा दोस्त था वो भी उससे बात करना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद हम उसकी पियानो क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी टीचर जिसका कि नाम यूजू है वो देखती है कि डोई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास है और पियानो भी ठीक से नहीं बजा रहा है, जहाँ पर डोई यूजू को बताता है कि आज भी उसको स्कूल में बहुत सारे लोगों ने परेशान किया है। तो यूजू वहाँ पर डोई का स्ट्रेस दूर करने के लिए और उसको समझाने के लिए उसके पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी वो पाती है कि डोई को तो वहाँ पर बुखार है, इसलिए वो तुरंत ही उसको वहाँ से अपने घर जाने के लिए कहती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डोई वहाँ से निकलकर अपने बुखार का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास में जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद में उसको बताने लग जाते हैं कि उसको भी यहाँ पर रेटो के जैसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है, जिसका कि यहाँ पर और कोई भी इलाज नहीं है, तो उसको भी यहाँ पर अपना इलाज उस मशीन में जाकर करवाना होगा जो कि लगभग 5 साल तक चलेगा। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर यूजू डोई को क्लास में लेकर जाती है और सभी बच्चों को वहाँ पर बताने लग जाती है कि डोई को भी यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इसीलिए वो मशीन में जाकर अगले 5 साल तक अपना इलाज करवाता रहेगा, जिससे कि वो कल से स्कूल नहीं आएगा। पर डोई की क्लास के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को वहाँ पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जहाँ पर वो सभी डोई को एक एक करके इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, और इसकी वजह से तो डोई वहाँ पर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो यूजू उसको समझाने लग जाती है कि तुम ज्यादा दुखी मत हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब डोई भी वहाँ पर अपनी टीचर यूजू को हर चीज के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर जैसे ही वो स्कूल से बाहर आता है तो देखता है कि एक लड़का झाड़ियों में एक लड़की के साथ में वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो लड़का वहाँ पर डोई को देखता है तो उसके पास में आकर उसको परेशान करने लग जाता है, जिसके बाद अब डोई वहाँ से घर चला जाता है और सोचने लग जाता है कि अच्छा हुआ मैं 5 साल तक उस मशीन में अपना इलाज करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब आखिरकार मुझे वहाँ पर कोई भी परेशान करने के लिए नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं कि डोई की बहन भी वहाँ पर उसको कॉल करती है और उससे कहने लग जाती है कि वो यहाँ पर उससे आखिरी बार मिलने के लिए भी नहीं आएगी। तो डोई उससे वहाँ पर मुस्कुरा कर कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तुम किसी काम में फंस गई होगी। अब उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोई अपना इलाज करवाने के लिए मशीन में चला जाता है, पर वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि उसको वहाँ पर आखिरी बार मिलने के लिए कोई भी नहीं आया है। तो इसीलिए अब डोई वहाँ पर सोचने लग जाता है कि किसी तरह से भी उसकी जिंदगी बदल जाए। फिर उसके बाद हम 5 साल बाद प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोई को उस मशीन से बाहर निकाला
पास जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने कारेन नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पाता है और वो डोई को वहाँ पर बताने लग जाती है कि आज से वो उसका ख्याल रखने वाली है। अब उसके बाद कारेन वहाँ पर डोई को उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर 5 साल पहले वो रहा करता था और उसको वहाँ पर सारी बात बताती है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो अब सब कुछ जानने के बाद में डोई को वहाँ पर एहसास हो जाता है कि आखिरकार उसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है। तभी कारेन उसको बताती है कि उसके फादर भी उसी मशीन में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो जल्द ही वो उनसे मिल पाएगा। पर फिर डोई वहाँ पर अपनी बहन और माँ के बारे में पूछता है जो कि दूसरे देश में है। तो कारेन उसको बताती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हम दूसरे देशों के संपर्क में नहीं है। जहाँ पर अब वो डोई को ये भी बताती है कि वो इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता है, तो अगर उसको कोई भी चीज की जरूरत होगी तो सब कुछ उसको यहीं पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब कारेन वहाँ पर डोई को क्लास में लेकर जाती है जिसमें कि सिर्फ वहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। तो इसको देखकर डोई वहाँ पर सोचने लग जाता है कि शायद सच में यहाँ पर सभी लड़के नष्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले जितने भी लोग उसको क्लास में हमेशा परेशान किया करते थे वो सब लोग यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर उसको अब कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। फिर उसके बाद हम क्लास के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डोई कारेन से पूछ रहा होता है कि अगर दुनिया की हालत यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो अभी तक स्कूल बंद क्यों नहीं हुए। जिस पर कारेन उसको बताती है कि हम स्कूल बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आया कि आगे जाकर दुनिया कैसे चलानी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कारेन डोई को वहाँ पर उसकी पियानो क्लास में लेकर जाती है जहाँ पर उसकी टीचर यूजू उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसको तुरंत ही वहाँ पर गले से लगा लेती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कारेन वहाँ पर यूजू से कहने लग जाती है कि तुम इतने सालों बाद यहाँ पर डोई से मिल रही हो तो तुम्हें यहाँ पर उसको कुछ इनाम देना चाहिए, जिसके लिए यूजू भी वहाँ पर मान जाती है और फिर डोई को वहाँ पर रात को अपने कमरे में आने के लिए कहती है। फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स पीरियड का सीन देखते हैं जहाँ पर डोई सोच रहा होता है कि आखिरकार यूजू ने रात को मुझे अपने कमरे में क्या करने के लिए बुलाया है। और तभी वहाँ पर कारेन आती है जो कि डोई से कहने लग जाती है कि तुम अपनी क्लास से दूर यहाँ पर अकेले में क्यों बैठे हो। तो डोई उसको बताता है कि उसकी क्लास में सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई हैं और क्योंकि हमेशा से ही वो एक लूजर है जिससे कि वो किसी भी लड़की से बात नहीं कर पाता है। तो कारेन उससे कहती है कि तुम इन सब चीजों की चिंता यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो और एक बार अपनी क्लास की खूबसूरत लड़कियों को देखो। पर डोई तो वहाँ पे अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसको 5 साल पहले परेशान किया करते थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा कि यूजू ने कहा होता है डोई रात को उसके कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसको देखकर शर्माने लग जाता है क्योंकि यूजू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर साथ में बैठते हैं और यूजू डोई से बात करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन डोई तो वहाँ पर ना कुछ सुन रहा होता है और ना तो उसको कुछ समझ में आ रहा होता है और वो बस वहाँ पर यूजू की खूबसूरती को देखा जा रहा होता है। तभी यूजू डोई से वहाँ पर पूछने लग जाती है कि शायद तुम मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करते हो। तो डोई उसको बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसको सुनने के बाद में तो यूजू को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो तुरंत ही अपने कमरे की लाइट बंद करके डोई को वहाँ पर किस कर देती है। और इतना सब कुछ यहाँ पर अचानक से होते ही डोई वहाँ पर सोचने लग जाता है कि वो यहाँ पर कोई सपना देख रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद डोई भी वहाँ पर जोश में आ जाता है और सब कुछ करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर डोई अभी भी यूजू के बारे में सोच रहा होता है कि क्या सच में कल उसने अपनी टीचर यूजू के साथ में वो सब कुछ किया है। तभी हम देखते हैं कि डोई की क्लास की एक लड़की जिसका की नाम नात्सु है वो वहाँ पर डोई से बात करने की कोशिश करने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसी की क्लास की एक और लड़की जिसका की नाम शंका है वो बीच में आकर डोई से बात करने लग जाती है, जिससे कि नात्सु को वहाँ पर जलन होने लगती है और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स पीरियड का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा नाम की एक लड़की वॉलीबॉल खेल रही होती है, पर जब मैच के बीच में अकीरा वहाँ पर बॉल को हिट करती है तो वो डोई को भी जाकर लग जाती है, जिससे कि डोई वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और सभी लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं कि डोई यहाँ पर ठीक है या नहीं। लेकिन जब डोई वहाँ पर उठता है तो देखता है कि अकीरा वहाँ पर उससे घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही होती है और उससे कहने लग जाती है कि इसके बदले में तुम यहाँ पर मेरे साथ में जो भी चाहो वो सब कुछ कर सकते हो। जिसको सुनने के बाद में भी डोई को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अकीरा यहाँ पर उससे क्या कहना चाह रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब डोई वहाँ पर पियानो क्लास में जाता है, लेकिन जब वहाँ पर यूजू आती है तो डोई के सर पर एक बैंडेज को लगा हुआ देखकर घबराने लग जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार उसको ये चोट यहाँ पर कैसे लगी। जिस पर डोई उससे कहने लग जाता है कि इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। लेकिन तभी यूजू वहाँ पर डोई की चोट को चाटने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि इससे तुम्हारी चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यूजू वहाँ
पर डोई से पूछने लग जाती है कि कल तुमने मेरे साथ में वो सब कुछ किया था तो तुम्हें कैसा लगा, जिस पर डोई यूजू को बताने लग जाता है कि उसको कुछ समझ में तो नहीं आया था लेकिन मजा बहुत आया था। तो यूजू उससे कहती है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ में यहाँ पर अभी वो सब कुछ करना चाहते हो, जिससे कि डोई भी वहाँ पर तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।